इंडियन रेलवे काम कर रही है, तो जो डायरेक्ट सर्विसेज हैं वो कब से शुरू होने वाली है? डायरेक्ट सर्विस देखिए बात थी 2024 के एंड में, अभी इसकी जो है ट्रायल पास हुआ है और उन्होंने अपनी पूरी स्पीड के साथ, पूरी लोड के साथ और अपना ट्रेन्स को वहाँ पर टेस्ट किया, और जो कि बहुत ही सफल प्रयास भी रहा उन लोगों का। अब हो सकता है कि 2025 के मिड तक या एंड तक वहाँ पर जो है लोकल लोगों की आवाजाही इस मेगा प्रोजेक्ट के थ्रू स्टार्ट हो जाए। देखो USBRL जो है ऊधमपुर श्रीनगर बरमूला रेलवे लिंक, मेन जो इसमें इम्पोर्टेंस है वो ये है कि दुनिया के सबसे अच्छे ब्रिजेस बने हैं इस प्रोजेक्ट में जो इंडियन रेलवे ने बनाए हैं जी। और बहुत ही मुश्किलों से बहुत सारी टनल्स बनाई हैं, जिसमें से जो ट्रेन इंडियन रेलवे की गुजरते हुए निकलेगी, जिसकी टोटल जो अगर हम बात करें लंबाई की 272 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो इंडियन रेलवे ने कवर किया है। और कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल रेलवे ट्रैक होने वाला है। कुछ मंथ के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम आ जाता है जब वेदर चेंज होता है, तो जब ये इंडियन रेलवे इस प्रोजेक्ट को बना रही थी तो बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आए होंगे, तो उन्होंने वो चैलेंजेस को कैसे फेस किया? दो मेजर वो चैलेंजेस थे, वहाँ का एक तो डिफिकल्ट टेरेन, दूसरा वहाँ के लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों तक किसी भी सामान को पहुंचाना, क्योंकि चाहे वो अब रेलवे ट्रैक बना रहे हैं या कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई टनल बना रहे हैं, तो जो मेन चैलेंजेस है वहाँ तक मशीनरी को पहुंचाना, सामान को पहुंचाना, क्योंकि लोकल लोगों के लिए एक तो एक नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत तेज़ हो जाएगा, और साथ में वहाँ पर लोकल कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो बच्चों को बड़े शहरों की पढ़ाई अच्छे से मिल पाएगी, वहाँ पर जो है हेल्थ कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को इलाज चाहिए तो बहुत जल्दी बड़े शहर जाकर अपना इलाज भी करा सकते हैं। और बाकी टूरिस्ट तो जो है वो जाएंगी, तो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो ऑब्वियस है बरमूला घूमने जाएंगे इस रेलवे लिंक के थ्रू, और बहुत सारी जगह हैं जिनके एक्सेस मिल जाएगा, जो मैं एक एक नाम अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि इंडियन रेलवे भी काम कर ही रही है उसके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है, जज्बात न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। तो इंडियन रेलवे ने एक मुकाम हासिल करा है इन जम्मू कश्मीर, जिस प्रोजेक्ट का नाम है USRBL ऊधमपुर श्रीनगर बरमूला रेलवे लिंक। तो इस पॉडकास्ट में मेरी को होस्ट भारती, हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इंडियन रेलवे के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से उन्होंने ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा, वहां के लोकल लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट कितना बेनिफिशियल रहने वाला है। तो किसी भी क्षेत्रीय विकास के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वहां की रेल कनेक्टिविटी और वहां की रोड कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ऑब्वियस की बात है कि वहां पर क्षेत्रीय विकास रुक जाएगा और बहुत स्लोली ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो चाहे वहां के लोगों की एजुकेशन की बात हो, चाहे वहां पर हेल्थ कनेक्टिविटी की बात हो, या फिर वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, तो जो जम्मू कश्मीर में अभी जो हालात हैं आज के टाइम पर, वो रोड की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कहीं पर स्नोफॉल हो रहा है तो कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वहां की जो आवाजाही है वो काफी समय के लिए रुक जाती थी, बैन हो जाती थी। बट अब इंडियन रेलवे ने वहां पर जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसको कंप्लीशन के बिल्कुल एंड पर है, हो सकता है कि इस जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो कनेक्टिविटी स्टार्ट भी हो गई हो। तो USRBL ऊधमपुर श्रीनगर बरमूला रेलवे लिंक, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं स्वागत करता हूं अपने साथ अपनी को होस्ट भारती का। भारती, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी को होस्ट भारती। जज्बात न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। तो जैसे ध्रुव ने बताया, आज हम पूरा जो टॉपिक रहेगा वो रेलवे लिंक पर ही रहेगा। तो मैं ध्रुव से पूछना चाहूँगी, USRBL ये प्रोजेक्ट क्या है और इसकी क्या महत्वता है? देखो, USBRL जो है ऊधमपुर श्रीनगर बरमूला रेलवे लिंक, जिसकी पूरी जो फुल फॉर्म है वो ये है, जो कि मेन जो इसमें इम्पोर्टेंस है वो ये है कि दुनिया के सबसे अच्छे ब्रिजेस बने हैं इस प्रोजेक्ट में जो इंडियन रेलवे ने बनाए हैं, और बहुत ही मुश्किलों से बहुत सारी टनल्स बनाई हैं, जिसमें से जो ट्रेन इंडियन रेलवे की गुजरते हुए निकलेगी, जिसकी टोटल जो अगर हम बात करें लंबाई की 272 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो इंडियन रेलवे ने कवर किया है। और कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल रेलवे ट्रैक होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो जमीनी हालत है वहां पर लगातार लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, वहां पर स्नोफॉल भी होती है, और जो वहां की वेदर कंडीशन है वो बहुत ज्यादा टफ है जी। तो उस टफ वेदर कंडीशन में जो इंडियन रेलवे ने ये प्रोजेक्ट करा है, ये बिल्कुल हिस्टोरिक साबित हो सकता है। और अपने आप में एक ये कह सकते हैं जैसे ताजमहल 7वां चूहा है जी। ताजमहल को बनाने के लिए उन लोगों ने इतनी मेहनत करी थी, तो ऐसे ही इस रेलवे ब्रिज को बनाने के लिए, रेलवे लिंक को बनाने के लिए भी आम जनता ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। इंडियन रेलवे के बहुत अच्छे इंजीनियर्स इसमें लगे और उन्होंने समझा
क्योंकि नॉर्मल जो हमारे इंडियन रेलवेज का एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल लोकेशन पर नॉर्मल रीजन में बनाने का तो एक्सपीरियंस था इंडियन रेलवे के पास, लेकिन जहां पर वेदर कंडीशन बहुत टफ हो, जहां पे माउंटेन्स हो, जहां पे लैंडस्लाइड हो रही हो, जहां पे स्नोफॉल हो रहा हो, वहां पर ऐसी चीजों को बनाना काफी मुश्किल रहता है। तो इसका जो स्ट्रेच बन रहा है ये कश्मीर की वैली के जो लोग रह रहे हैं, जो वहां पर वादियों में लोग रहते हैं, उनके लिए मान के चलो आपके मील का पत्थर साबित होगा। ध्रुव, जो ये रेलवे लिंक बन रहा है इसका जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको क्या बेनिफिट होने वाला है? देखो, रेलवे जो लिंक बना है, बन रहा नहीं है, बन चुका है ऑलरेडी भारती, और ये इसकी क्या है ट्रेनिंग पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है, और वहां पर जो है इंडियन रेलवे ने ट्रेन को पटरी पर दौड़ा के भी देख लिया अपनी फुल कैपेसिटी के साथ कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है। तो बेनिफिट ये है, किसी भी क्षेत्र का विकास होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वहां की कनेक्टिविटी अच्छी होना। और जम्मू कश्मीर में जो अभी तक कनेक्टिविटी थी वो रोड कनेक्टिविटी थी, लोग रोड से आवाजाही करते थे, जिसका उनको बहुत ज्यादा क्या कॉस्ट पड़ती थी, मतलब खर्चा बहुत ज्यादा आता था। तो अभी क्या, जब वो रेलवे से कनेक्ट करेंगे, रेलवे से आवाजाही शुरू करेंगे, तो उनकी कनेक्टिविटी एक तो बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी उसमें। दूसरा, अगर जो बच्चे छोटे शहरों से बड़े शहर पढ़ने जा रहे थे उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उनको कॉस्ट इफेक्टिव चीजें मिल जाएंगी। दूसरा, जो हेल्थ केयर में प्रॉब्लम आती थी, फॉर एग्जांपल कि वहां पर स्नोफॉल हो गया और रोड बंद हो गई, अब रोड स्टक है 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, या कोई बड़ा लैंडस्लाइड हो गया और 9-10 दिन के लिए रोड को स्टक कर दिया गया, रोड को बंद कर दिया गया वहां पर, तो रेलवे लिंक आने की वजह से अगर वहां पर ट्रेन चलने लग जाएगी, जो यूएसआरबीएल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उससे क्या है, जो लोगों को इलाज कराना था, बड़े शहर जाना था, टाइम पर पहुंचना था, वो उनके लिए काफी फायदेमंद और असरदार साबित होगा। ओके, जैसे अभी आपने बताया ट्रायल पीरियड, तो जो ट्रायल रन रहा वहां का वो कैसा रहा, उन लोगों को कैसी उससे सीख मिली? देखो, ट्रायल रन क्या है जो इंडियन रेलवे ने अभी करा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इंडियन रेलवे ने क्या करा, अपनी वहां पर ट्रेन को चला के देखा विद फुल कैपेसिटी। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में जो हालियात हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि जो भी ट्रेन में आपने देखा होगा कि 200 सीट होती हैं, लेकिन बैठने वाले करीब 2000 होते हैं। एक सीट पर 5 लोग बैठते हैं, खड़े होकर भी सफर करते हैं, लोग जमीन पे बैठ के भी सफर करते हैं। तो इंडियन, और आपको पता है ये देखो, पहाड़ों पर क्या सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो होता है बैलेंस वहां पर। बिल्कुल, क्योंकि अगर थोड़ी भी ट्रेन इधर या उधर हुई तो उसे पटरी से उतरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सही बात। और नॉर्मल रीजन में क्या होता है कि पटरी से एक बार ट्रेन उतर गई तो संभल भी जाती है, लेकिन पहाड़ से अगर ट्रेन उतर गई तो आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है, क्योंकि कश्मीर में तो पूरी पहाड़ियां हैं, वादियां हैं। तो वहां पर इंडियन रेलवे ने जो ये ट्रायल किया, बहुत लंबा समय ले लिया उन्होंने ट्रायल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन जब तक किसी चीज का सक्सेसफुल ट्रायल ना हो उसका वहां पर यूज होना, इस्तेमाल होना चीज का भी वाजिब नहीं है। और कश्मीर की जनता के लिए कनेक्टिविटी अब खुल चुकी है, क्योंकि मे बी 2025 के मिड तक हम लोग वहां पर जो हमारा ये ट्रायल के बाद जो कनेक्टिविटी वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, रेलवे स्टेशन वगैरह भी बनना वहां पर स्टार्ट हो गए हैं। ओके। तो ट्रायल बहुत सक्सेसफुल रहा और बहुत काफी अच्छा रहा। उन्होंने फुल कैपेसिटी के साथ काफी सारे हैवी लोड्स को वहां पर ट्रायल किया और कोई भी ऐसी कोई हानि नहीं देखी गई कि जिससे उनको लगे कि हमें अभी कुछ दिन और वेट करना चाहिए या कोई टनल या कोई ब्रिज और बनाने चाहिए रेल कनेक्टिविटी के लिए। जैसे ध्रुव ये रेलवे लिंक बनाया, अगर मैं वहाँ के वेदर की बात करती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, वहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, वहाँ कुछ मंथ के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम आ जाता है जब वेदर चेंज होता है। तो जब ये इंडियन रेलवे इस प्रोजेक्ट को बना रही थी तो बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आए होंगे, तो उन्होंने उस चैलेंजेस को कैसे फेस किया? देखो भारती, चैलेंजेस तो क्या है, आना स्वाभाविक है, और 2 मेजर वो चैलेंजेस थे वहां का। एक तो डिफिकल्ट टेरेन, दूसरा वहां के लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों तक किसी भी सामान को पहुंचाना, क्योंकि चाहे वो अब रेलवे ट्रैक बना रहे हैं या कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई टनल बना रहे हैं, तो जो मेन चैलेंजेस है वहां तक मशीनरी को पहुंचाना, सामान को पहुंचाना, और चाहे वो ब्रिज बनाने के लिए आयरन यूज हो रहा हो या फिर आपका कंस्ट्रक्शन में जो कंक्रीट यूज होती है वो यूज हो रही है, तो उन सारे सामान को पहुंचाना उनके लिए मेजर चैलेंजेस था। साथ में वहां पर क्या बीच बीच में लगातार लैंडस्लाइड हो जाते थे, कभी स्नोफॉल हो जाता था तो रोड स्टक हो जाते थे, वो भी उनके लिए एक चैलेंजेस था। और मैन पावर भी एक चैलेंजेस था, क्योंकि उतने हार्श वेदर में काम करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना और फिर उनसे वो काम करवाना। और एक्चुअली क्या है ना, अभी इंडियन रेलवे के पास वो एक्सपीरियंस भी नहीं था
जो इतनी हाई एल्टीट्यूड पे काम करने वाले, उनके पास इंजीनियर्स या लेबर कह सकते हैं या जूनियर इंजीनियर्स नहीं थे, तो उन्होंने पूरे क्या है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करा, सिस्टमेटिक ड्राफ्ट किया, उसके बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करके उन्होंने ऑन ग्राउंड काम करना स्टार्ट किया, तो सब कुछ क्या एक्सपेरिमेंटल हो रहा था जी। लेकिन जैसे जहां चाहा वहां रहा, जब सोच लिया है तो करना है। तो इंडियन रेलवे ने फाइनली वो ब्रिज बना दिए, वो टनल्स बना दिए, वो रेलवे लिंक्स बना दिए, जिससे कि जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि रेलवे जो है बहुत ही सस्ता रहता है एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट काफी महंगा रहता है। और आपने देखा है कि वैली में या माउंटेन्स पे जो रोड्स होते हैं वो ऐसे 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 घूमते हुए जाते हैं, लेकिन रेल जो है वो सीधे जाती है, वो ऐसे ऐसे ज्यादा नहीं घूमती, और ना वो कोई टॉय ट्रेन है जो बिल्कुल किसी के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। पूरा इसको स्टार्ट होने के बाद क्या लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएगी, लोगों की आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी, उनकी एजुकेशन ठीक हो जाएगी, उनके हेल्थ जो है सिस्टम ठीक हो जाएगा, वो बहुत जल्दी जो है बड़े शहरों तक मूव कर पाएंगे। कुछ लोग जो जा ही नहीं पाते थे, सोचते ही नहीं थे कि हम वहां जाएं या उस तरीके से इधर ट्रेवल करें। और जो टूरिस्ट है वो भी जो है जम्मू कश्मीर जाना हो, अगर किसी को मान लो श्रीनगर जाना है या उसको ऊपर जाना है, तो उसके लिए भी रेलवे से पहुंचना बहुत आसान होने वाला है। ध्रुव, वहां पर जो ट्रैक बन रहे हैं उनके लिए टनल का यूज किया गया है, तो वहां पे एक चीज मेरे सुनने में आया था, हिमालय टनलिंग मेथड्स, ये है क्या? इसके बारे में क्या आप थोड़ा सा मुझे भी गाइड कर सकते हो, हमारे व्यूअर्स भी समझ पाएंगे कि हिमालय टनलिंग मेथड क्या है। बिल्कुल भारती, आपने सही बात बोली। माउंटेन्स पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ब्रिज बनाना नहीं, टनलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी इंडियन रेलवे ने वहां पर एक टनल बनाई है जिसका नाम है बनिहाल टनल, जो कि 11 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या, जब इस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो जो छोटे छोटे अपोजिशन के लीडर्स होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं, वो पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, कि आप इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, आप पहाड़ों को काट रहे हो, अब यहाँ पर बाढ़ आएगी, अब यहाँ तूफान आएंगे, पहाड़ गिर जाएंगे, आपने प्रकृति को खराब कर दिया। देखो, प्रकृति बिल्कुल अपनी जगह है, प्रकृति को छेड़ना नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल हम मानते हैं और हम इससे एग्रीड भी करते हैं, लेकिन साथ में डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो हमारी इंडियन रेलवे ने क्या करा, एक हिमालयन टनलिंग मेथड होता है, उसको यूज करके वहां पर टनल्स बनाई। जैसे मैंने आपको एक टनल का एग्जांपल दिया कि 11 किलोमीटर लंबी है और वो सबसे एडवांस टनल है अभी तक वर्ल्ड की। तो वो इस तरीके से टनल को डिजाइन करते हैं कि जो उसके ऊपर की प्रकृति है वो भी बिल्कुल हार्म ना हो, वहां की आवाजाही भी ठीक रहे और टनल उनका काम भी हो जाए, उसमें से ट्रेन भी निकल जाए, पास आउट हो जाए। और वो फ्यूचरिस्टिक टनल्स होती हैं। उसमें भविष्य के लिए देखा जाता है कि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा अगर आ गई तो ऐसा ना हो कि टनल बंद हो जाए या जो है हमारी जो इंडियन रेलवे है वो हार्म हो, जो ट्रैक उन्होंने बनाया, जो इतनी साल की मेहनत करी है, वो ट्रेन रुक जाए या उनको रीडिजाइन करा जाए। तो इसमें एक एडवांस मेथड ही कहा गया है, इसे हिमालय टनलिंग मेथड कहा गया है, जो बहुत ज्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक है। तो ध्रुव, जो ये रेलवे लिंक बन रहा है, इससे जो जम्मू कश्मीर का जो बीच का ट्रेवल टाइम है उसको वो कैसे कम कर सकता है? देखो, मेन क्या होता है कि जब हम रोड से ट्रैवल करते हैं तो हमें घूम घूम के जाना पड़ता है। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही ये चीज आपको बताई थी। तो जो हमारी इंडियन रेलवे ने ये USBRL रेलवे लिंक बनाया है, इससे क्या होगा, जो 6 से 8 घंटे का सफर था वो सिर्फ 3 से 4 घंटे का रह जाने वाला है भारती। और इसमें क्या होगा, लोगों को एक बहुत ही आसान और उम्दा और बहुत ही शानदार तरीके का एक ट्रैवल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। क्योंकि पहाड़ों में जो है गाड़ी चलाना बहुत टफ रहता है, लेकिन ट्रेन का आप सफर करोगे तो उसमें आपको कुछ चलाना तो है नहीं, आपको तो बस बैठना है और आराम से सो जाना। जनरली लोग क्या करते हैं, ट्रेन में जाते ही न्यूज़पेपर खरीदेंगे, थोड़ी देर उसको पढ़ेंगे, पानी की बोतल खरीदेंगे, पानी पियेंगे और सो जाएंगे जी। तो सेम क्या रहेगा, वो भी यहाँ पर फॉलो होने वाले स्टेप जो हमने लोग आम जनता देखती है आप किस तरीके से करती है। तो जब आप किसी ट्रेन के द्वारा सफर करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से जाना है। क्योंकि पहाड़ों में आपने देखा है कि गूगल मैप भी नहीं चल पाता सही से, मैप लोकेशन भी क्या कभी गलत दिखा देता है जी। लेकिन जब आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको किसी गूगल मैप लोकेशन की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे आराम से अपनी टिकट खरीदो, ट्रेन में बैठो, चाहे सो जाओ, बैठो, खाओ पिए, निश्चिंत होकर बैठ जाओ और इंडियन रेलवे आपको कम पैसों में और कम समय में दूसरी लोकेशन पे पहुंचा देगी। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आम जनता के लिए, कश्मीर की जनता के लिए, वहां की वादियों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मान के चलो एक ताजमहल की तरह मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि कितना आसान हो जाएगा, इमेजिन करो कि कोई बंदा निकला 8 घंटे ट्रेवल करता हुआ बरमूला पहुंचा,
और बीच में क्या है, कहीं पर मान लो लैंडस्लाइड हो गया, अब वो अपने घर से 6 घंटे दूर है और लोकेशन से, डेस्टिनेशन से 1 घंटे दूर है। अब ना वो डेस्टिनेशन जा पा रहा, ना वापस अपने घर जा पा रहा। बिल्कुल। बट अगर वो ट्रेन से सफर कर रहा है तो जो 6 घंटे का सफर था, एक तो वो 3 घंटे का रह जाएगा, और दूसरा वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि गाड़ी कैसे चलानी है, मैप का लोकेशन कहाँ लगाना है, कुछ दिमाग में नहीं लगा रहा। और ना ही कोई लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ेगा, ना ही किसी स्नोफॉल का सामना करना पड़ेगा, ना ही किसी हार्श वेदर का सामना करना पड़ेगा, ना ही उसे ठंडी हवा खानी है। आराम से ट्रेन में बैठ के निश्चिंत होकर अपना सफर एंजॉय कर सकता है, क्योंकि जो ट्रेवल है उसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अभी जो आम जनता है उसको हार्श मानती है, क्योंकि वहां पे सफर करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, सफर करना वहाँ काफी मुश्किल रहता है। वैसे ही मैंने सुना है जो वहाँ पे एक वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पे आने वाली है और कहते हैं काफी यूनिक है, और वो क्यों यूनिक है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे क्या? हाँ भारती, तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो उस रूट पर आने वाली। तो देखो मैं सबको बता दूं, वंदे भारत क्या है, एक सेमी लग्जरी ट्रेन है जिसमें क्या हाई एंड टेक्नोलॉजी को यूज करा गया है। लेकिन जैसा अगर हम बात करें कश्मीर की, तो वहाँ का जो वेदर है, जो वहाँ का टेम्परेचर है, वो काफी नीचे रहता है, मतलब ठंड बहुत ज्यादा रहती है। सम टाइम तो वो -11, -15, -16 तक भी चला जाता है। तो जो हमारी नॉर्मल ट्रेन रहती हैं उनमें क्या एंटी फ्रीजिंग या इंसुलेशन की कोई सुविधा नहीं थी। अब ऑब्वियसली जब इतने ठंड में आप ट्रेन को चलाओगे तो हो सकता है कि कोई पार्ट खराब हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उन सब का ध्यान रखते हुए इंडियन रेलवे ने कस्टमाइज वंदे भारत ट्रेन बनवाई है इस ट्रैक के लिए। ओके। और उसमें क्या क्या सर्विसेज रहेंगी, एक तो एंटी फ्रीजिंग रहेगा, मतलब चाहे वो आम जनता हो या उसके इक्विपमेंट हो या उसका ट्रेन की जो पार्ट्स होते हैं वो हो, वो सब क्या है जो कम टेम्परेचर पर काम करने वाले बनाए गए हैं। और ट्रेन को डिजाइन भी इस तरीके से करा गया है कि लोगों की आवाजाही बहुत आसान हो जाए और एक लग्जरियस एक्सपीरियंस भी वो ले पाए उस रोड पर, उस जर्नी पर। तो वंदे भारत जो ट्रेन है वो वहां पर मान के चलो कि लोगों के लिए एक सपने की तरह है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेन तो आपने देखी है किस तरीके से होती है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन जो है अपने आप में ही एक मान के चलो जैसे गाड़ियां चलती हैं, तो एक होती है मारुति अल्टो 800 और एक हो गई BMW ऑडी। तो वंदे भारत जो है वो इंडियन रेलवे की BMW या ऑडी मान के चलते हैं हम। तो और वो भी कस्टमाइज्ड BMW और ऑडी जो कि बनाई गई है वहां की वेदर कंडीशन के हिसाब से, हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेवल करने के हिसाब से, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को भी यूज करा गया, क्योंकि ट्रेन सीधी सीधी नहीं चलेगी, कई बार उसे हाई एल्टीट्यूड पे भी चढ़ना होगा, कई बार उसे शार्प टर्न भी लेने पड़ेंगे, कई बार उसे स्नोफॉल का भी सामना करना पड़ेगा। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने उसको डिजाइन किया है। तो ध्रुव आपने बताया वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसको डिजाइन किया गया है, तो मैं और भी जानना चाहूंगी इसको कैसे कस्टमाइज किया गया है, इंडियन रेलवे ने इसे कैसे बनाया है और क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं, तो जो हमारी आम जनता है इसे अच्छे से समझ पाए, क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? बिल्कुल भारती, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वंदे भारत जो है वो लग्जरियस ट्रेन है, तो इसको कस्टमाइज किया गया है। एक तो इसमें एंटी फ्रीजिंग सिस्टम यूज करा गया है, जी ठीक है, सो दैट कि आम जनता जो है वो ठंड से परेशान ना हो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में। दूसरा, इसमें एरोडायनेमिक्स डिजाइन को यूज करा गया है, मतलब जब हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेन ट्रेवल करेगी, मान लो चाहे वो एल्टीट्यूड पर चढ़ रही हो या उतर रही हो, तो स्लाइड ना करे, पटरी से ना उतर जाए, तो जो इसकी इंजीनियरिंग है वो भी अलग तरीके से यूज करी गई है। साथ में इसमें हीटिंग सिस्टम का भी यूज करा गया है कि जो गाड़ी के पार्ट्स हैं, जो उसके मैकेनिज्म है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी क्या कहते हैं फ्रीज ना हो जाए। पता चला कि किसी स्टेशन पे गाड़ी 2 घंटे खड़ी हुई और दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई, अब गाड़ी फ्रीज हो गई। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर गाड़ियां जो है रुक जाती हैं और स्टार्ट नहीं हो रही हैं। कहीं पर लोग अलग अलग तरीके के लिक्विड यूज करते हैं, कोई उसमें पेट्रोल के साथ जो है रम यूज करता है, कोई विस्की डालता है, तो ये कोई बिल्कुल आम बात है लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ियों के लिए ही आम बात है, ये ट्रेन के लिए भी आम बात है। लेकिन हमारी इंडियन रेलवे में उसने क्या एडवांस इक्विपमेंट को यूज करके हीटिंग सिस्टम को उसमें डालकर उन पार्ट्स को गर्म रखने की व्यवस्था को बनाया है। तो बिल्कुल वंदे भारत जो ट्रेन है वो एक स्पेशल ट्रेन बनाई गई है और कस्टमाइज करी गई है इस स्पेशल रूट के लिए, और हमारी स्पेशल जनता जो कि कश्मीर में रहती है, जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है उसके लिए। वाह, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और काफी आप इंजॉय भी करने वाले हैं, बहुत कुछ एक होता है ना, एक लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। तो ध्रुव, जो हमारी इंडियन रेलवे है इसने ये एक रेलवे लिंक बनाया है, तो आप बार बार बता रहे हैं काफ़ी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं इसे बनाने में, तो जो वहाँ का रूट है काफ़ी चैलेंजिंग रूट है, तो वहाँ पे कैसे इंश्योर किया है सेफ्टी पॉइंट्स,
तो उसके बारे में क्या हमारी आम जनता को, और जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मैं काफ़ी जानना चाहूँगी इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी मज़ा भी आ रहा है और सुनने में कि क्या क्या मेथड यूज़ किए हैं, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। तो बस उसके बारे में भी जानना चाहेंगे क्या क्या चैलेंजिंग फेस करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि इस रेलवे लिंक को बनाने के लिए 272 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो मैंने बताया। तो इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, देखो सबसे पहला तो जो एक नॉर्मल रेलवे ट्रैक होगा रोड पर, दूसरा इसमें यूज करे गए हैं ब्रिजेस, ठीक है, तो जिनके ऊपर से ट्रेन को निकलेगी जो कनेक्टिविटी के लिए। तीसरा यूज करी गई है टनल, ठीक है, जिसके ट्रेन अंदर से निकलेगी, लंबी लंबी टनल्स भी हैं, 10-10 किलोमीटर 11-11 किलोमीटर की भी हैं। तो नॉर्मल रोड के लिए हाई एडवांस सिग्नल बनाए गए हैं, क्योंकि वहां का वेदर मैंने इनएप्रोप्रिएट है, अभी पहले भी बताया था। तो मान लो बहुत ज्यादा फॉग है या कोई ऐसा इशू है, तो जो सिग्नल्स हैं वो हाई एडवांस्ड है। ऐसा नहीं है कि वो रेड हो रहा है तो दूर से क्या कहते हैं, पायलट ने देखा कि रेड सिग्नल है तो गाड़ी को रोक लिया। वो उसको इस तरीके से डिजाइन करा गया कि अगर सिग्नल रेड होगा तो उनको पहले से इंटीमेट कर दिया जाएगा कि सिग्नल रेड है, आप गाड़ी अपनी कहीं बीच में रोक लें। दूसरा, अगर हम बात करें ब्रिजेस की, तो जितने ब्रिज अभी बनाए हैं वो सारे अर्थक्वेक प्रिवेंट है, मतलब अगर अर्थक्वेक भी आ जाएगा तो ब्रिजेस गिरने वाले नहीं है। वो सेफ्टी मेजर को उसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि मान लो अगर कहीं भूकंप आ गया, अब भूकंप रोधी बिल्डिंग तो आपने सुनी होगी कि, लेकिन ये ब्रिजेस भी भूकंप रोधी हैं, भूकंप में गिरने वाले नहीं है। बहुत मजबूत ब्रिज बनाए हैं इंडियन रेलवे ने। और अगर हम बात करें वेंटिलेशन का टनल्स में, तो वो भी इतनी अच्छी बनाई है कि अगर कभी ऊपर वाला ना करे कोई हादसा हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो टनल का वेंटिलेशन इस तरीके से है कि आम जनता कभी उसमें परेशान नहीं होगी, उसमें फंसेगी तो वहां पर पूरी एसओएस की सुविधाएं दी गई हैं, सिग्नलिंग की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया है कि वहां की जनता को पहले से ही पता चल जाए कि टनल में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो पहले ही ट्रेन को रोका जाए। तो चाहे वो ऑन रोड की बात हो, चाहे वो ब्रिज की बात हो, चाहे वो वेंटिलेशन की बात हो, इन टनल पूरा ध्यान रखा है इंडियन रेलवे ने, हर जगह हर सेफ्टी पॉइंट को मेजर करा है, तब जाके ये रूट को तैयार करा गया। तो आम कश्मीर की जनता आपके लिए तो ये मान के चलो कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मान के चलो ड्रीम प्रोजेक्ट है कश्मीर का, क्योंकि ट्रेन आने की वजह से वहां पर कनेक्टिविटी तो आसान होने वाली ही है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाली है। दो फायदे एक साथ मिलने वाले हैं। और साथ में एयरपोर्ट वगैरह तो आसान है हर जगह बनाने, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल आती है वो रेलवे को इम्प्लीमेंट करने में आती है, क्योंकि रेलवे बनाना तो एक बहुत मोटा खर्चा आता है, और साथ में इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, क्योंकि वेदर वहां का परेशान कर रहा, वेदर भी खराब, और साथ में माउंटेन्स भी, साथ में रिवर भी, फिर रोड भी खराब, सब कुछ मतलब सारी जो कंडीशन है वो नेगेटिव है, लेकिन काम इंडियन रेलवे ने पॉजिटिव करा है। बहुत बढ़िया, कह सकते हैं कि काफी सैल्यूट वाला काम किया है रेलवे इंडियन ने। तो ध्रुव, आप बार बार आम जनता के फायदे की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ, जम्मू कश्मीर को हमेशा टूरिज्म की एक बैकबोन कहा गया है, तो जो हमारे टूरिस्ट हैं तो उनको कैसे इस रेलवे लिंक से फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल भारती, आपने सही बताया कि मैं आम जनता के फायदे की बात कर रहा हूँ, लेकिन टूरिस्ट का तो डबल फायदा होने वाला है, क्योंकि जो टूरिस्ट गुलमर्ग घूमना चाहते हैं या श्रीनगर जाना चाहते हैं या बारमूला जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो कनेक्टिविटी बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि टूरिस्ट के लिए तो हमेशा उनको ऐसा लगता है कि ट्रैवल बहुत महंगा है, क्योंकि जब वो लोकल में जाते हैं तो लोकल गाड़ियां 4000, 5000, 8000 रुपए यूं ही मांग लेते हैं एक छोटी सी जगह पर मूव करने के लिए। लेकिन जब ये मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो टूरिस्ट के लिए तो ये मान के चलो कि 90% के आसपास चीजें सस्ती हो जाएंगी। जिस चीज का वो 2000 या 3000 रुपए पे कर रहे थे, उसके लिए सिर्फ वो 200 या 300 रुपए पे करना पड़ेगा। और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा जहां जहां रेलवे स्टेशन होते हैं उसके आसपास का कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आने लगता है, बिल्डिंग्स बनने लगती हैं, तो वहां पर क्या है, लोकल लोगों के लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी स्टार्ट हो जाएगी, वहां मार्केट बनने लग जाएंगे, क्योंकि हर शहर में आपने देखना रेलवे स्टेशन के बाद सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू होता है, चाहे वो रेलवे रोड हो वहां पर आसपास में। तो रेलवे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे मेन कनेक्टिविटी और मेन साधन माना गया अभी भी इंडिया में। अभी भी इंडिया में रोड को उतना महत्व नहीं दिया जाता। जो आम जनता वो ज्यादा से ज्यादा रेलवे के थ्रू ट्रेवल करना पसंद करती है। टूरिस्ट का तो मान के चलो बल्ले बल्ले होने वाली है इस प्रोजेक्ट का डिलीवर होने के बाद। तो ध्रुव, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो एक नया प्रोजेक्ट उनके सामने आया है, तो उस प्रोजेक्ट को देख के कैसा रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, लोकल लोग तो इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि जैसे लोकल लोगों ने हमेशा क्या परेशानियों का सामना किया है वहां पर,
क्योंकि बार बार उनके सामने लैंडस्लाइड्स हो रही थी, स्नोफॉल में वो अटक जाया करते थे। उनके घर में किसी को इलाज करवाना है तो वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे, उनके बच्चे बड़े शहरों तक पढ़ाई करने नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि अब मान लो बच्चा अगर 80 किलोमीटर ट्रैवल करेगा डेली, 4 घंटे ट्रैवल करेगा, जाने में ट्रैवल करेगा, आने में, तो पढ़ाई कैसे कर पाएगा। और वहां पे मैंने बताया कि भाई पूरा जो कश्मीर की जो इकोनॉमी डिपेंड करती है वो टूरिज्म के ऊपर करती है। लेकिन हम और भारतीय से 2 पॉडकास्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो टेररिज्म और टूरिज्म दोनों है तो वर्ड टी से ही, लेकिन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। टेररिज्म ज्यादा होने की वजह से टूरिस्ट कम जाते थे, बिल्कुल। अब टेररिज्म डाउन हो गया तो टूरिज्म ऑब्वियस है बढ़ेगा, लेकिन टूरिज्म जब बढ़ेगा जब वहां पर क्या है कनेक्टिविटी अच्छी होगी। तो ये जब मेगा प्रोजेक्ट आ जाएगा तो ये मान के चलो कि कश्मीर का जो इकोनॉमी है वो एकदम बूस्ट अप करने वाली, क्योंकि लोकल लोगों के लिए एक तो एक नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट वहां पर बहुत तेज हो जाएगा, और साथ में वहां पर लोकल कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो बच्चों को बड़े शहरों की पढ़ाई अच्छे से मिल पाएगी, वहां पर जो है हेल्थ कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को इलाज चाहिए तो बहुत जल्दी बड़े शहर जाकर अपना इलाज भी करा सकते हैं। और बाकी टूरिस्ट तो जो है वो जाएंगी, तो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो ऑब्वियस है बरमूला घूमने जाएंगे इस रेलवे लिंक के थ्रू, और बहुत सारी जगह हैं जिनके एक्सेस मिल जाएगा, जो मैं एक एक नाम अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि इंडियन रेलवे भी काम कर ही रही है उसके ऊपर। ओके तो ध्रुव, जैसे अब इंडियन रेलवे काम कर रही है, तो जो डायरेक्ट ट्रेन सर्विसेज हैं वो कब से शुरू होने वाली हैं? डायरेक्ट सर्विस देखिए भारतीय 2024 के एंड में अभी इसकी जो है ट्रायल पास हुआ है, और उन्होंने अपनी पूरी स्पीड के साथ, पूरी लोड के साथ और अपना ट्रेन्स को वहां पर टेस्ट किया, और जो कि बहुत ही सफल प्रयास भी रहा उन लोगों का। अब हो सकता है कि 2025 के मिड तक या एंड तक वहां पर जो है लोकल लोगों की आवाजाही इस मेगा प्रोजेक्ट के थ्रू स्टार्ट हो जाए। बाकी और भी जो इसमें नए अपडेट आते रहेंगे तो मैं इसमें वीडियोस आपको बनाता रहूंगा, आम जनता कश्मीर के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, ताकि उनको समझ में आता रहे कि वहां पर इंडियन रेलवे या इंडियन गवर्नमेंट या हमारे देश की गवर्नमेंट और क्या क्या डेवलपमेंट कर रही है, और किस तरीके से उनके बेनिफिट्स के लिए वो काम कर रही है और उनके लिए भी सोच रही है। क्योंकि लोगों के जनता का सोचना हमेशा ये रहता है कि गवर्नमेंट सिर्फ हमसे टैक्स ले रही है, हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है, हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा, हमें बिल्कुल अलग कर दिया गया, हमें एक अलग पार्ट माना जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आता जाए या कुछ भी ऐसा हो, लेकिन आम कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे लद्दाख हो, या कोई भी ऐसी एक जगह हो जो बहुत ही हार्श वेदर वाली जगह है या जहाँ पर कंडीशंस बहुत खराब हैं, लेकिन है तो वो पार्ट हमारे देश का ही। और जब देश तरक्की करेगा तो हर कोई जगह का तरक्की होगी, भले ही डेवलपमेंट थोड़ा लेट हो, लेकिन डेवलपमेंट होना हर जगह है। कोई ऐसा देश में पार्ट बचेगा नहीं जहां पर डेवलपमेंट ना हो, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने हमेशा करके दिखाया है। और रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो नितिन गडकरी ने, आपने देखा ही है कहाँ कहाँ रोड पहुंचा दी, कितने हाईवे बना दिए। बिल्कुल सही बात। तो सेम इंडियन रेलवे भी अब फॉलो करने लगी है, और जल्दी ही देश का कोई एक ऐसा कोना नहीं होगा जहां पे ट्रेन ना पहुंचे, हर जगह कनेक्टिविटी होगी। कनेक्टिविटी बिल्कुल मस्ट है। और अगर आप सच बताऊं मैं आपको, अगर आप सही में चाहते हो कि देश की तरक्की हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी होना। बिल्कुल, क्योंकि मान लो अगर आपको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, आप टाइम से पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो आप जा ही नहीं पाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे, ऑब्वियस आप लेट हो जाओगे। और लेट होना मतलब आप छोड़ दोगे उसको, डिनाई कर दोगे, और आप मान लोगे कि यार जो है मुझे उसमें ही रहना है, दुनिया आप देख ही नहीं पाओगे। तो कनेक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो लोगों की जो है तरक्की स्लो हो जाएगी। बिल्कुल। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका विजन यही है कि सबसे पहले कनेक्टिविटी को फास्ट करो, बाकी चीजें तो अपने आप सॉर्टेड हो जाएंगी। बिल्कुल। और व्यूअर्स को भी मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था इंडियन रेलवे के लिए भी और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, जो कंप्लीट हो चुका है। और बस मान के चलो कुछ ही मंथ में या कुछ ही हफ्तों में हो सकता है कि यहाँ पर जब आप वीडियो देख रहे हो तो ट्रेन की कनेक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी होगी, और आप इसका बिल्कुल मजा उठाएं। और साथ में मैं अपनी पूरे देश की जनता को बताने वाला हूँ कि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आया है, तो आप प्लीज जम्मू कश्मीर को घूमने जा सकते हैं और वहां की जो वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं, वहां के मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल। और एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल करना भी एक अपने आप में एक स्पिरिचुअल वो है, जर्नी है, बहुत खूबसूरत। ट्रैवल करना भी अपने आप में एक क्या है कि एक मेडिटेशन है, एक मेडिसिन है। कि अगर आप फेड अप हो चुके हो, और एक कश्मीर तो इतनी सुंदर जगह है, हर एक इंसान को वो देखनी चाहिए और जाना चाहिए वहां पे, जरूर, बिल्कुल मस्त है। बिल्कुल। वैसे भी कहा जाता है ना कि जम्मू कश्मीर भारत का एक स्वर्ग माना गया है, तो क्यों ना उसे स्वर्ग को देखने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा, इंडियन रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है, तो हर एक आम जनता वहाँ जा सकती है और एंजॉय कर सकती है। तो सबसे पहले मैं रेलवे इंडियन के लिए सैल्यूट तो बनता ही है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया।
बिल्कुल भारती, मैं भी इंडियन रेलवे को सलूट करूंगा, थैंक यू सो मच भी कहूंगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन रेलवे का, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और आम जनता की आवाजाही को आसान किया। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो और हम ऐसी इंफॉर्मेशन आपके लिए और भी लाते रहेंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिसको इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है, सभी दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट लोगों को पता चल जाए कि जम्मू कश्मीर में एक इतना बड़ा रेलवे ट्रैक बनाया इंडिया ने, जो मैंने आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ भी आपको वीडियो में पसंद आया हो या कोई भी शिकायत हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जज्बात न्यूज़ 24 को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।